तो हम लोग बात कर रहे थे इस क्वेश्चन पे। तो इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स में फोर्स बैलेंस करेंगे तो इससे आ जाएगा स्मॉल एफ इक्वल्स टू कैपिटल एफ, एफ माइनस एफ इक्वल टू 0, छोटा एफ इक्वल्स टू कैपिटल एफ। फ्रिक्शन का वैल्यू एफ के बराबर आ गया। फिर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे तो एन माइनस एम जी इक्वल टू 0, नॉर्मल का वैल्यू एम जी के बराबर आ गया। एंड समेशन टाउ इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना है? तो किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जिससे कोई फोर्स पास हो रहा हो, और जितना ज़्यादा फोर्स पास हो रहा हो उतना अच्छा है, क्योंकि उन फोर्सेस का टॉर्क कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स कॉल इट ए। पॉइंट ए से दो फोर्स पास कर रहा है, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन। इसके अबाउट टॉर्क लेंगे तो इक्वेशन डेफिनेटली छोटा बनेगा, नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का टॉर्क नहीं आएगा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। वैसे हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो ये जो फोर्स लग रहा है F, इसका टॉर्क कौन से सेंस में आ रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो F का जो टॉर्क आ रहा है ये क्लॉकवाइज आ रहा है। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। यहां से ये डिस्टेंस कितना है? 2l/3। तो इसके अबाउट देखेंगे तो R क्रॉस F करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। इसको अगर हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, F इंटू 2l/3, और mg का टॉर्क, ये mg का लाइन ऑफ एक्शन, यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2। तो इसके अबाउट mg का जो टॉर्क आएगा, R क्रॉस F करके देख लें, ये हो गया R, ये F, R क्रॉस F, फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, माइनस mg इंटू l/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 2f l/3 इज इक्वल्स टू mg l/2। तो ये l कैंसिल, और f का वैल्यू आ जाएगा 3mg/4। तो मिनिमम 3mg/4 चाहिए, यहां पर जस्ट टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो 3mg/4 से जरा सा ज़्यादा लगाते ही ये उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर टॉपलिंग। इसमें हम लोग को इन दोनों इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं पड़ा, है ना, ये छोटे f का वैल्यू और n का वैल्यू, क्योंकि हम लोग पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लिखे तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क गायब हो गया। किसी और पॉइंट के अबाउट लिखते तो वैल्यू का जरूरत पड़ सकता था। ये f का वैल्यू आ गया। अब इसमें एक दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता था। जैसे यहां पर बोला गया है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू अवॉइड स्लिपिंग, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f। ये अपना सवाल का फर्स्ट पार्ट है, मान लो। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू टू अवॉइड स्लिपिंग। मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू टू अवॉइड स्लिपिंग। स्लिपिंग तो नहीं हो रहा है, अब ये पूछ रहा है कि म्यू कितना हो कि स्लिपिंग ना हो। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन हम लोग कर रखे हैं अब उसी से अपना काम हो जाएगा। अगर स्लिपिंग नहीं होना है तो दिस F फ्रिक्शन जो लग रहा है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू Fs मैक्सिमम। और F का वैल्यू आया था कैपिटल F, और Fs मैक्सिमम का वैल्यू होगा म्यू इंटू एन। F का वैल्यू हम लोग निकाले 3mg/4, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन, एन का वैल्यू mg। सो म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4। म्यू का वैल्यू 3/4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो म्यू का जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो आ गया 3/4, मतलब 0.75।
तो म्यू का वैल्यू अगर 0.75 या इससे ज़्यादा होगा तो स्लिपिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये थीटा, ये क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक और साइड इक्वल टू एल। और ये दिया हुआ है कि ब्लॉक is in equilibrium, find distance of line of action of normal force on the block from center of mass. Distance of line of action of normal force on the block from center of mass. सेंटर ऑफ मास से नॉर्मल का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कितनी दूरी पर है ये बताना है। मतलब ये है कि नॉर्मल यहां पे शिफ्ट हो चुका है, कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है वही कैलकुलेट करना है। सॉल्व करते हैं। इक्विलिब्रियम में है, वही नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो वाला सिचुएशन तो है ही। देखो यहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, अब यहां पर ये जो ब्लॉक है इसका टॉपलिंग का टेंडेंसी इस तरीके से है, जैसे ये इसको उठा रहे हैं तो ये आगे की तरफ लुढ़कना चाहता है, तो इसको ऐसे लुढ़कने से रोकने के लिए ऐसे इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये इधर एंटी क्लॉकवाइज लुढ़कना चाहता है तो कोई क्लॉकवाइज नॉर्मल को टॉर्क देना होगा ताकि इसको रोक सके। अगर हम लोग इसका एफबीडी बनाएं तो यहां पर mg लग रहा है, mg को कंपोनेंट के फॉर्म में दिखा देते हैं। इधर लग रहा है mg साइन थीटा, इधर हो गया mg कॉस थीटा। फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, तो नॉर्मल मान लेते हैं कि यहां से थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ है, ये नॉर्मल, और ये लग गया ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। ये पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ मास। नॉर्मल यहां सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करके थोड़ा इधर से पास कर रहा है, तो ये x डिस्टेंस शिफ्टेड है। ठीक है, इसी x का वैल्यू निकालना है कि ये कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ होगा। अच्छा, नॉर्मल इधर ही क्यों शिफ्ट हुआ है इस बात का जवाब भी है अपने पास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक बार देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखोगे तो mg साइन थीटा mg कॉस थीटा का टॉर्क जीरो, mg का टॉर्क जीरो, फ्रिक्शन का टॉर्क देखो इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये फ्रिक्शन स्लिपिंग, वही बात है कि फ्रिक्शन स्लिपिंग रोकने के लिए तो आ गया, ये इधर स्लिप करना चाहता था, स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन आ गया, लेकिन वो टॉपलिंग का सपोर्ट कर दिया, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज लुढ़काना चाहता है। तो नॉर्मल को तुरंत पता चला, नॉर्मल इधर शिफ्ट हुआ और क्लॉकवाइज अपना टॉर्क देके इसको लुढ़कने से रोकेगा। तो नॉर्मल का शिफ्टिंग इसी तरफ होना चाहिए। अच्छा, उस तरफ हो गया तब तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे देगा। अब हम लोग
इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में जो करते हैं वही करेंगे। नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, तो समेशन F इक्वल टू 0। अलोंग द प्लेन देखें, अलोंग द प्लेन तो फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा के बराबर, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर देखोगे तो नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा के बराबर। ये तो समेशन F0 करके आ गया ना। समेशन टाउ इक्वल टू 0, कौन से पॉइंट के अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम में है, हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर दे रहे हैं। टॉर्क अबाउट cm 0, तो mg sin थीटा mg cos थीटा मतलब mg का टॉर्क तो 0 हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क, देखो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, ये डिस्टेंस हो गया L/2, साइड लेंथ L का ब्लॉक है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क जो है इस पॉइंट के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। कितना आ रहा है? F इंटू L/2 माइनस नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज है कितना? ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो n इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो है mg sin थीटा, तो mg sin थीटा इंटू L/2, नॉर्मल का वैल्यू है mg cos थीटा इंटू एक्स, तो x का वैल्यू आ गया L/2 tan थीटा। इतना डिस्टेंस नॉर्मल शिफ्ट होगा यहां पर L/2 tan थीटा के बराबर। और टॉपलिंग कब स्टार्ट हो जाएगा? जब ये शिफ्ट होते होते ये x का वैल्यू जो है ये नॉर्मल एकदम यहां आ जाएगा, मतलब नॉर्मल x का वैल्यू जो है वो जब L/2 के बराबर हो जाएगा तो जस्ट टॉपलिंग स्टार्ट होने वाला होगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल, इतने डिस्टेंस से शिफ्ट किया है। जैसे ये क्यूबिकल ब्लॉक रखा हुआ है, इसी में एक दूसरे टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। रफ सरफेस है, ऑब्वियसली बात है, रफ सरफेस विथ फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, theta is gradually increased, what will happen first? Slipping or toppling? थीटा को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है, तो पहले दोनों में से कौन सा इवेंट होने वाला है? स्लिपिंग होने वाला है या टॉपलिंग होने वाला है, ये बताना है। तो देखते हैं। अब अपने को सीधा पता है कि फॉर स्लिपिंग, स्लिपिंग का कंडीशन क्या है? tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू। tan थीटा म्यू पे जस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन पहुंच जाता है, तो tan थीटा अगर म्यू से ज्यादा है तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। टॉपलिंग के लिए देखते हैं क्या कंडीशन है। फॉर टॉपलिंग, tan थीटा का वैल्यू अगर म्यू से ज्यादा हुआ तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं टॉपलिंग कब स्टार्ट होगा। तो टॉपलिंग जब स्टार्ट होने वाला है तो नॉर्मल एकदम शिफ्ट होकर आगे की तरफ आ चुका है, ये नॉर्मल फ्रिक्शन, इधर mg cos थीटा और इधर ये mg sin थीटा।
जस्ट इक्विलिब्रियम में है, किसी भी पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। फोर्स बैलेंस करोगे तो पता है कि F का वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर, नॉर्मल का वैल्यू mg कॉस थीटा के बराबर। इसके अबाउट भी कर सकते हैं, इसके अबाउट, किसी के अबाउट भी कर सकते हैं। हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 करेंगे तो mg कॉस थीटा का टॉर्क क्लॉकवाइज और mg साइन थीटा का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। ये वाला डिस्टेंस भी l/2, ये वाला डिस्टेंस भी l/2। तो mg कॉस थीटा का टॉर्क आया mg कॉस थीटा इंटू l/2 माइनस mg साइन थीटा का टॉर्क आया mg साइन थीटा इंटू l/2, mg साइन थीटा इंटू l/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया tan थीटा इक्वल्स टू 1। तो टॉपलिंग के लिए tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 या 1 से ज्यादा होगा तो टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया टॉपलिंग का कंडीशन और ये हो गया स्लिपिंग का कंडीशन। अब दोनों में से पहले क्या हो रहा होगा? अगर म्यू जो है वो 1 से छोटा है, मान लो म्यू का वैल्यू 1 से छोटा है, जो कि जनरली होता है, लेकिन हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। म्यू 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1 से छोटा ही होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमको यही दिख रहा होता है कि 1 से छोटा है, तो हम लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं कि म्यू 1 से छोटा ही होगा। जरूरी नहीं है। कभी भी तुमको किसी क्वेश्चन में 1 से बड़ा दिख जाए तो आश्चर्य नहीं करना है। तो अगर म्यू का वैल्यू 1 से छोटा है तो tan थीटा पहले क्या पहुंचेगा? tan थीटा म्यू से ज्यादा हुआ तो स्लिपिंग और 1 से ज्यादा हुआ तो टॉपलिंग। तो tan थीटा पहले म्यू का वैल्यू 0.7 है, मान लो 0.7, 0.6, 0.9, 0.5 कुछ भी हो, तो पहले कौन सा कंडीशन अचीव होगा? पहले स्लिपिंग का कंडीशन अचीव होगा। tan थीटा पहले म्यू पहुंचेगा, उसके बाद 1 पहुंचेगा। तो इफ म्यू लेस देन 1 स्लिपिंग होगा, एंड इफ म्यू ग्रेटर देन 1, म्यू का वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1.2, 1.3 कुछ है, तो पहले टॉपलिंग का कंडीशन अचीव हो जाएगा। तो पहले क्या स्टार्ट होगा? टॉपलिंग। और अगर म्यू का वैल्यू 1 है तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली स्टार्ट हुआ। अगर म्यू का वैल्यू 1 है तो स्लिपिंग, म्यू का वैल्यू 1 होने का मतलब है कि स्लिपिंग और टॉपलिंग का कंडीशन एक साथ रीच हुआ है ना, जस्ट दोनों स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो हम लोग निकाले हैं, दिस इज फॉर क्यूबिकल ब्लॉक। ब्लॉक का डायमेंशन अलग होगा तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो कि अगर ग्राउंड रफ नहीं है और ब्लॉक चल सकता है, तब उसके टॉपलिंग का बात किया जाए। अभी तो एक ही जगह पड़े पड़े लुढ़क रहा है ब्लॉक। अगर ब्लॉक खिसकते हुए लुढ़के, तब हम लोग को क्या करना है? दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड L। यहां पर एक फोर्स लगा रहे हैं टॉप पे। सरफेस जो है वो स्मूथ है, ब्लॉक का मास m। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ m रिक्वायर्ड फॉर टॉपलिंग। सरफेस स्मूथ है, एक फोर्स लगा रहे हैं, तो अब कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा टॉपल करवाने के लिए?
अब ये क्या है, स्मूथ सरफेस है तो फोर्स लगाती है आगे बढ़ने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, और फोर्स ऐसे हाइट पे लगा रहे हो तो टॉपलिंग का टेंडेंसी भी जनरेट हुआ है। एक सर्टेन फोर्स से ज्यादा होगा तो ये आगे बढ़ते हुए टॉपल कर जाएगा। कितना फोर्स है वही बताना है। इस केस में जो फोर्स आने वाला है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा आने वाला है। पहले के कंपैरिजन में मतलब अगर ये सरफेस रफ होता ना तो रफ सरफेस के कंपैरिजन में यहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको टॉपल कराने के लिए। क्यों? बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। अगर फ्रिक्शन होता तो जब हम यहां फोर्स अप्लाई करते तो स्लिपिंग को रोकने के लिए यहां फ्रिक्शन आ जाता है ऐसे, और ये फ्रिक्शन स्लिपिंग को तो रोकने के लिए आ जाता लेकिन टॉपलिंग का सपोर्ट करने लगता। जिस सेंस में ये टॉर्क दे रहा है उसी सेंस में इसका भी टॉर्क आता और दोनों मिलकर इस ब्लॉक को टॉपल कराने का कोशिश करता। और अगर ऐसा होता तो ये वाले फोर्स का एफर्ट कम हो जाता। यहां पर स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। सॉल्व करते हैं। अब यहां सिचुएशन अलग है, ये इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास एक्सेलरेशन होगा F/m के बराबर। अब देखना, टॉपलिंग होने वाला है तो अभी भी मेन बात तो वही है कि नॉर्मल जो है वो एकदम कॉर्नर पर पहुंच चुका है शिफ्ट होकर। ये लग रहा है नॉर्मल, यहां पर लग रहा है mg, यहां पर लग रहा है फोर्स F, और इस बार बस फर्क ये है कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है बॉडी, इसके पास एक एक्सेलरेशन है F/m के बराबर। तो नॉर्मल का वैल्यू तो mg हो जाएगा और इधर फोर्स लगने से इसके पास एक्सेलरेशन आ गया। जस्ट टॉपल होने वाला है। देखो इस बार ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, एक्सेलरेट कर रहा है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो अभी भी है। हम लोग टॉर्क जीरो करेंगे। एक चीज यहां से समझ में आ रहा है कि नॉर्मल का वैल्यू mg के बराबर है, y डायरेक्शन में तो फोर्सेस बैलेंस्ड है। अब हम लोग टॉर्क जीरो करेंगे। अभी तक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये। जस्ट टॉपलिंग स्टार्ट होने वाला है तो टॉर्क अब जीरो करेंगे तो किसके अबाउट करेंगे, क्योंकि अब तो हर पॉइंट के अबाउट नहीं कर सकते हैं। देखो जब तक, समझना बात को, जब तक इक्विलिब्रियम में था बॉडी, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर सकते हो। अब क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, अब कोई भी पॉइंट ले लोगे ना तो एक दिक्कत आएगा। क्या दिक्कत आएगा? वो पॉइंट एक्सेलरेटेड है। तो मान लो ये पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिए, कोई सा भी पॉइंट ले लिए, है ना, इस बॉडी में कोई सा भी पॉइंट लोगे वो पॉइंट एक्सेलरेटेड है। तो जब उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो फिर सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा और सूडो फोर्स का टॉर्क कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब यहां पर ये एक प्रॉब्लम है। तो खैर प्रॉब्लम इतना बड़ा भी नहीं है, सूडो फोर्स लगा के टॉर्क लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। होता क्या है, ध्यान से सुनना बात को, सूडो फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास है, वैसे ही सूडो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास है। अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हैं तो हर बार पक्का है कि ग्रेविटी का टॉर्क तो जीरो होना ही है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे तो सूडो फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख लो, सूडो फोर्स यहां लगेगा तो सूडो फोर्स का टॉर्क कंसिडर नहीं करना पड़ेगा अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखें। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखोगे तब भी सूडो फोर्स तो आ रहा है, लेकिन वो पास तो उसी पॉइंट से हो रहा है ना, तो सूडो फोर्स का टॉर्क जीरो हो गया। और सूडो फोर्स है कि नहीं है अपने को सोचना ही नहीं है। तो अगर, अब ये दूसरा बात समझ लेना, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तुम्हारा चॉइस है तुम किसके अबाउट लिखो।
ठीक है। अगर बॉडी हिंज्ड है तो हमेशा हिंज के अबाउट लिखते हैं। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम समझना। कंक्लूजन, ये सब बात दिमाग में रहेगा तो एकदम फ्री फ्लो हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिस्टेक नहीं होगा। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तुम्हारा चॉइस है, जिसके अबाउट लिखना है लिखो। बट हम लोग चॉइस में क्या लेते हैं, जिससे ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहा हो। अगर बॉडी हिंज्ड है तो हमेशा हिंज के अबाउट, और अगर बॉडी फ्री टू मूव है, ना तो इक्विलिब्रियम में है और ना ही हिंज्ड है, फ्री टू मूव है, तो ऑलवेज सेंटर ऑफ मास के अबाउट टू अवॉइड टॉर्क ऑफ सूडो फोर्स। तो यहां बॉडी फ्री है, फ्री टू मूव है, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखेंगे। इससे सूडो फोर्स का कोई खतरा महसूस नहीं होगा। तो टॉर्क अबाउट CM इक्वल टू 0। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखे mg का 0, सूडो फोर्स का भी 0। ये जो F का जो यहां से लाइन ऑफ एक्शन है, ये F यहां से जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना हो गया L/2, और ये डिस्टेंस भी हो गया L/2। तो इसके अबाउट फोर्स का टॉर्क F इंटू L/2 और नॉर्मल का टॉर्क N इंटू L/2। इस F का टॉर्क क्लॉकवाइज और नॉर्मल का एंटी क्लॉकवाइज, माइनस N इंटू L/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो F का वैल्यू आ गया N के बराबर और N mg के बराबर है। तो इसका टॉपलिंग स्टार्ट कराने के लिए F का वैल्यू मिनिमम mg चाहिए, जबकि इसके पिछली बार जब फ्रिक्शन था यहाँ पर, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे टॉपलिंग में, उसमें जब फ्रिक्शन था तो इस F का वैल्यू 3 mg/4 आया था टॉपलिंग स्टार्ट कराने के लिए। तो बात क्लियर है। तो ये अपना टॉपलिंग वाला चीज है। नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 कर देते हैं, है ना। और अगर बॉडी फ्री टू मूव है तो बस ये ध्यान रखना है कि जो नेट टॉर्क 0 करना है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट करना है। क्यों? क्योंकि उससे सूडो फोर्स का खतरा नहीं रहेगा, सूडो फोर्स का टॉर्क कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। बात क्लियर है?